मैं इस दुनिया में डस्क सॉवरेन बनकर आया था, पर एक रीइंकार्नेटेड एम्प्रेस ने मुझे अपने बीस टेमर के क्रीचर के रूप में बांध लिया। लेकिन जैसे ही उसने मेरा स्टेटस पैनल देखा, उसने बिना सोचे समझे हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक टूटी हुई पुरानी घड़ी जैसा दिखता था। उसकी नज़रों में मैं बिल्कुल बेकार था, एक कचरा। अब बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के मेरे पास अस्तित्व से मिटने से पहले सिर्फ 24 घंटे हैं। जैसे ही मैं अपनी किस्मत को मान लेता हूँ, एक हल्की सी आवाज़ चुप्पी तोड़ती है। सेलीन, क्या तुम सच में उसे फेंक रही हो? बोलने वाली लेरा बेल थी, वो लड़की जिसे स्कूल का हर स्टूडेंट कैंपस ब्यूटी के नाम से जानता है। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? मैंने अब तक एक भी एबिलिटी अवेकन नहीं की है। सलीन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। कचरे के साथ कचरा, अब ये बिल्कुल सही जोड़ी है। तुम्हें ये कबाड़ चाहिए? ठीक है, इसे एक तोहफा समझो। बिना कुछ कहे लेरा हॉल के बीच में चली जाती है। वो उस टूटी घड़ी को अपने हाथों में बहुत प्यार से उठा लेती है। दुखी मत हो, वो तुम्हें नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ। ठीक उसी पल घड़ी के अंदर मुझे एक बिल्कुल साफ सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे ही अलर्ट से पता चलता है कि संकट टल गया है, डस्क सॉवरेन की सील की हुई शक्ति मेरे अंदर से फूट पड़ती है, सीधे ग्रैंड हॉल की छत को तोड़ते हुए आसमान तक पहुंच जाती है। पूरा आसमान गहरे लाल रंग में रंग जाता है। लेरा उस घड़ी से निकलती भयानक गर्मी और एनर्जी से घबरा जाती है और अनजाने में उसे छोड़ देती है। लेकिन वो पुरानी घड़ी नीचे नहीं गिरती, वो हवा में तैरने लगती है, जबकि उसका पुराना लकड़ी का खोल तुरंत खुद को नए रूप में ढलने लगता है। फिर एक आवाज जो बहुत भारी, रोबदार और अटल थी, वहां मौजूद हर जीव की आत्मा में गूंज उठती है। खुशियां मनाओ, समय का शासक इस दुनिया में पैदा हुआ है, पूरे समय का राजा। हॉल में मौजूद हर कोई जम सा जाता है। इस अद्भुत घटना और रूह कांपा देने वाली घोषणा से बिल्कुल टूट चुका था। देखो, वो टूटी हुई घड़ी इंसानी रूप ले रही है, गहरे सुनहरे रंग के कवच। मैं एक शासक हॉल के बीच में खड़ा हूं, सिर्फ खड़ा हूं। फिर भी सिर्फ उसके अदृश्य दबाव से ही हॉल का हर जीव डर से चीखने लगता है, जमीन पर गिरने पर मजबूर हो जाता है। इतना डरा हुआ कि सर तक नहीं उठा पा रहा था। मैं अपनी नज़र लेरा पर डालता हूं, जो मेरे पास खड़ी है, और बोलता हूं, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम दोनों मिलकर इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे और सबसे शक्तिशाली जीव बनेंगे। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, आसमान से रोशनी का एक चमकदार सुनहरा स्तंभ नीचे आता है, ठीक डस्क सॉवरेन पर लॉक होता है और लेजेंडरी रैंक में बदल जाता है। SSS। पूरा हॉल गहरी शांति में डूब जाता है और सेलीन जो वहां से जा रही थी, अब बिल्कुल जगह पर जम गई थी। मैंने इतने बड़े अस्तित्व को कचरे की तरह अपने हाथों से फेंक दिया। उसका विश्वास बुरी तरह से हिल जाता है, लगभग टूटने की कगार पर। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से वो खुद को संभालती है। फिर वो लड़खड़ाते हुए हॉल की तरफ वापस आती है। वो लेरा से नजर मिलाती है और बोलती है, लेरा। उस एक शब्द से लेरा होश में वापस आती है। लेरा ऊपर देखती है, सीलीन को वापस आते देखती है और उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस जाती हैं। बस अभी मैं समय पर उसकी असलियत नहीं देख पाई, क्योंकि मैंने उसे समन किया था, तो ये सही है कि मैं ही उसकी शक्तियों को गाइड करूं। उसे मुझे वापस कर दो। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें एक प्री सेल ग्रेड भी कॉन्ट्रैक्ट स्कोर दूंगी और पर्सनल तौर पर 3 महीने तक तुम्हें मेंटर करूंगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, एहसान फरामोश मत बनो। लेरा का जवाब तुरंत आता है, माफ करना सीलीन, कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ा था। अब वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है, सौदे की चीज़ नहीं। मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। सेलीन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये डरपोक सी आम लड़की उसे मना करने की हिम्मत करेगी। वो लेरा से नज़र हटाती है और अपनी नज़र उस डस्क सॉवरेन पर डालती है, जो अब तक चुप था। ये बात कि मैं वापस आने को तैयार हूँ, तुम्हारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि बेहतर चुनाव कौन है। मेरे अंदर शाही योग्यता है। मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज और ज्ञान हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ रहो और तुम उससे कहीं आगे जाओगे जितना तुम अकेले जा सकते हो। एक ना ठुकराए जा सकने वाले ऑफर के सामने डस्क सॉवरेन की गहरी लाल आंखें बिल्कुल शांत रहती हैं।
एक हल्की धीमी हंसी उसके मुंह से निकलती है। फिर डस्क सॉवरेन अपना हाथ लेरा की तरफ बढ़ाता है। लेरा उस बढ़े हुए हाथ को देखती है और उसके दिल में बेचैनी का आखिरी निशान भी पूरी तरह से मिट जाता है। वो बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। चलो चलते हैं। गहरी लाल टेम्पोरल एनर्जी एक बार फिर उनके चारों तरफ बढ़ने लगती है, दोनों को अपनी बाहों में ले लेती है। सेलीन उनके गायब होते हुए फिगर्स को देखती है, खासकर जिस तरह डस्क सॉवरेन उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं, और जो शांत रहने का मुखौटा उसने पहन रखा था उसमें आखिरकार एक दरार आ जाती है। मेरे बिना तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। जल्द ही लेरा और मैं एक शांत सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। लेरा अभी भी गहरे सदमे में है और बिना सोचे पास के एक पेड़ से टिक जाती है। उसी पल उसके पास खड़ा गहरा लाल कवच अनगिनत सुनहरे रोशनी के कणों में बदल जाता है और उसके बीच के फिगर में समा जाता है। जैसे ही रोशनी कम होती है, वहां खड़ा शख्स अब समय और स्पेस का सॉवरेन नहीं, बल्कि तेज नैन नक्श और सफ़ेद बालों वाला एक नौजवान है। ये है ईथन वेल, अपने इंसानी रूप में वापस। लेरा इस बदलाव को देखती रहती है और उसका दिमाग फिर से काम करना बंद कर देता है। फेल्ड अवेकनिंग से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ इतना अजीब लग रहा था कि समझना मुश्किल था। मैं उसके चेहरे के भाव देखता हूँ और मुझे थोड़ी हंसी आ जाती है। होश में आओ लेरा। मेरी आवाज़ में अपनापन और शांति थी, कुछ देर पहले की रोबदार घोषणा से बिल्कुल अलग। लेरा झटके से होश में आती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। अचानक उसे समझ नहीं आता कि अपने हाथ कहाँ रखे। मैं मुस्कुराता हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी गंभीर हो जाती है। इस पल से हम एक सोल पैक्ट से बंधे पार्टनर्स हैं। अब से हम एक हैं, एक साथ जुड़ी हुई शक्ति। लेरा उस मजबूत अपनेपन से भरे कनेक्शन को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करती है और उसके अंदर सुरक्षा और अपनेपन की एक लहर उठती है। वो मजबूती से सिर हिलाती है। हाँ, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। मैं उसे एक बार ऊपर से नीचे देखता हूँ, फिर अपनी एक आईब्रो उठाता हूँ। छोटी लेरा, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा कल्टिवेशन टैलेंट कुछ खास नहीं है। लेरा का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है और वो धीरे से बुदबुदाती है। हाँ, उतना अच्छा नहीं है। उसे इस तरह देखकर मैं चिढ़ाना बंद कर देता हूँ और मेरी आवाज़ में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अब इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं तो फिर मैं ताकतवर कैसे बनूंगी? लेरा की आंखें कन्फ्यूजन से बड़ी हो जाती हैं। मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ। अभी से हर वो चीज़ जिसमें समय और मेहनत लगती है, मैं संभालूंगा। वो सब हमारे सोल पैक्ट के जरिए सीधे तुम तक पहुंचेगा। मैं उसके चेहरे पर अभी भी उलझन देख सकता हूँ और समझ जाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट उसके लिए शायद थोड़ा आगे का है। तो मैं साफ साफ बताता हूँ, मैं सीधे सीधे बताता हूँ। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ लेरा, तुम पहले से ही अनबीटेबल हो। तुम बस आराम से बैठो और ताकतवर बनती जाओ, समझी? बस आराम से बैठो और ताकतवर बनती जाओ। लेरा बिल्कुल खो जाती है। उसका दिमाग एक बार फिर सुन पड़ जाता है। इससे वो सब कुछ टूट जाता है जिस पर उसने 10 साल से ज्यादा विश्वास किया था। क्या 20 टीमर्स को अपने क्रीचर्स के साथ मेहनत और कोशिश करके आगे नहीं बढ़ना होता? वो कैसे अपनी ही क्रीचर से कैरी हो रही है? मैं उसके हैरान चेहरे को देखता हूं और संतुष्टि से सिर हिलाता हूं। अच्छा, सच्चाई से रूबरू कराने का पहला फेज पूरा हुआ। लेरा मेरी इस बड़ी घोषणा का हर शब्द सुनती है और भले ही वो सच में हिल गई हो, पर जो इनसिक्योरिटी वो इतने समय से महसूस कर रही थी वो अभी भी बेचैन करती है। लेकिन जल्द ही कॉम्बैट अवेकनिंग ट्रायल आने वाला है। अगर मैं ऐसी ही रही तो मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगी। फेल होने और सबके देखने का ख्याल उसकी आंखों में हल्की लाली ले आता है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मुझे इस दुनिया के काम करने का तरीका समझना है। चलो इसे आजमाते हैं और तुम्हें खुद देखने देते हैं कि डस्क सॉवरेन आखिरकार क्या कर सकता है। जल्द ही हम दोनों डंजन प्लाजा पहुंच जाते हैं। लेला के समझाने से मुझे पता चला कि यह पोर्टल्स डंजन्स की तरफ ले जाते हैं, जो नकली कॉम्बैट जोन्स हैं, जहां दूसरी दुनिया के जीवों का सामना करना पड़ता है। इनकी रेटिंग 1 स्टार से लेकर 10 स्टार तक होती है। जितनी ज्यादा रेटिंग उतना ज्यादा खतरा, लेकिन उतने ही बड़े इनाम भी। जैसे ही वो बात खत्म करती है, प्लाजा के बीच में लगी बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन चमकदार सुनहरी रोशनी से भर जाती है। उस पर एक सर्वर वाइड अनाउंसमेंट फ्लैश होता है।
सेलीन मिस्ट ने उस डंजन का ऑल टाइम स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरा प्लाजा हैरानी से भरी आवाज़ों से गूंज उठता है। ये देखकर लहरा की आंखों में कंपटीशन की जिद्दी आग एक पल में जल उठती है। वो घूमती है और उत्साह से पोर्टल गेट्स की तरफ देखती है। हम कौन से डंजन में जा रहे हैं? तुम्हारी शक्ति के साथ हमें कम से कम 3 स्टार से शुरू करना चाहिए, है ना? मेरी नज़र मौजूद डंजन्स पर घूमती है और सबसे बेसिक बिगिनर डंजन पर जाकर रुकती है। हम वहाँ जा रहे हैं, बिगिनर वाले में। लहरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन वहाँ तो सिर्फ लेवल 1 स्लाइम्स हैं, एक्सपीरियंस तो लगभग 0 है। ये तो समय की पूरी बर्बादी है। शांत रहो, सब कुछ कंट्रोल में है। ये बिल्कुल सही जगह है तुम्हें सीधे सीधे दिखाने के लिए कि समय पर अधिकार होने का असली मतलब क्या होता है। हम बिना देरी किए बिगिनर डंजन में कदम रखते हैं। लेरा मुट्ठी भर लेवल 1 स्लाइम्स को घूरती है। उसके मन में अजीब से एहसास चल रहे थे। तो अब हम क्या करें? मैं अपने दिमाग को हल्का सा घुमाता हूँ। समय की एक अदृश्य शक्ति पूरे डंजन पर छा जाती है। टेम्पोरल रीराइट, डंजन के सभी जीवों की एग्जिस्टेंस टाइमलाइन को 10,000 साल आगे बढ़ा रहा हूं। एक ही पल में वो स्लाइम्स जो अभी खुशी से उछल रहे थे, लीरा की डर से भरी आंखों के सामने राख बन जाते हैं, साफ तौर पर धूल में बदलकर हवा में उड़ जाते हैं। लीरा के सामने तुरंत किल नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और उसी समय वो अपने सोल पैक्ट के जरिए अपने शरीर में शुद्ध एनर्जी का एक झोंका महसूस करती है। उसकी शक्ति साफ तौर पर एक लेवल बढ़ जाती है। इतनी जल्दी लेवल अप? लीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अब खाली डंजन में चारों तरफ देखती है। मॉन्स्टर्स कहाँ गए? समय के सामने सब चीजें बराबर हैं। उन्हें बस भविष्य में भेज दिया गया है। मैं अपनी एबिलिटी फिर से एक्टिवेट करता हूं। टेम्पोरल रीराइट, डंजन के मॉन्स्टर रीस्पॉन मैकेनिज्म को 1000 गुना तेज कर रहा हूं। जो जमीन अभी खाली थी उस पर एक पल में नए स्लाइम्स पैदा होते हैं, सिर्फ समय की तेजी के नीचे फिर से धूल में बदलने के लिए। लीरा के पास स्क्रीन पर एक्सपीरियंस नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। उसका लेवल भयानक तेजी से बढ़ रहा था। पलक छपकते ही सीधे लेवल 20 तक पहुंच जाता है। लीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसका दिमाग फट चुका था। एक अच्छी टैलेंट वाली टीम को भी यहां तक पहुंचने के लिए 3 या 4 स्टार डंजन्स में दिनों तक ग्राइंड करना पड़ता। लेकिन फिर उत्साह बढ़ जाता है और लीरा जोश से अपना स्टेटस पैनल खोलती है। कॉन्ट्रैक्टर लीरा बेल, लेवल 20, अनलॉक्ड स्किल्स, स्पिरिट बैरियर, बेसिक हीलिंग आर्ट्स। वो डस्क सॉवरेन की तरफ मुड़ती है। ये अभी हो क्या रहा है? हमारा एक्सपीरियंस शेयर्ड है। जब मैं लेवल अप करता हूं तुम मेरे साथ ऑटोमेटिकली लेवल अप करती हो। लीरा खुद को रोक नहीं पाती। वो तुरंत डस्क सॉवरेन का पैनल खोलती है। ईथन वेल, लेवल 20, अनलॉक स्किल, बाउंडलेस लिबरेशन फिनिशर, 20 नाइट्स, टेम्पोरल शैटर। मैं उसके अभी भी जिज्ञासु चेहरे को देखता हूं और समझाता हूं। मैंने बस उनकी उम्र को 10,000 साल के बराबर बढ़ा दिया और उन 10,000 सालों में जो एक्सपीरियंस वो जमा करते उसका एक हिस्सा पहले ही निकाल लिया और डंजन के रिस्पॉन्स सिस्टम पर समय को तेज करके नए मटेरियल्स तुरंत वापस आ गए। लीरा का मुंह खुला रह जाता है। जिंदा जीवों की एग्जिस्टेंस टाइमलाइन को बदलना, 10,000 साल का एक्सपीरियंस पहले ही निकाल लेना, रिस्पॉन्स साइकिल को तेज करना, ये तो पागलपन है। तुम सच में समय के सॉवरेन हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहीं पर पूरा ग्राइंड कर सकते हैं। सोच तो अच्छी है लेकिन एफिशिएंसी अब कम हो रही है। जितना ज्यादा लेवल उतना ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है। ये 10,000 साल पुराने स्लाइम्स अब काफी नहीं हैं। चलो चलते हैं। हम सीधे 5 स्टार डंजन में जा रहे हैं। लेकिन जब लीरा एग्जिट तक पहुंचने की कोशिश करती है वो एकदम रुक जाती है। क्या हुआ? लीरा अजीब तरह से साइड में इशारा करती है। वो बिगिनर डंजन का एक नियम है, अंदर आने के बाद कम से कम 10 मिनट रुकना पड़ता है। अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। मैं एक पल के लिए उसे देखता रहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं होते। फिर मेरा दिमाग चलता है। टेम्पोरल रीराइट, एक्सिलरेट। हमारे आसपास की दुनिया हल्की सी मुड़ जाती है और 2 या 3 सेकंड बाद मैं चुटकी बजाता हूं। हो गया, टाइम पूरा हुआ। लीरा फिर से एग्जिट ट्राई करती है और इस बार टेलीपोर्टेशन लाइट आराम से एक्टिवेट हो जाती है और दोनों को सीधे डंजन से बाहर भेज देती है। लीरा अपने पास आराम से खड़े ईथन को देखती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, हम दोनों में से असली कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर आखिर है कौन? एक बीस टेमर होने के नाते उसे लगने लगा था कि वो तो बस साथ घूम रही है। हालांकि सच कहूं तो इस तरह कैरी होना उतना बुरा भी नहीं लग रहा था। जल्द ही हम दोनों डंजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं
ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ मेंबर उन्हें तुरंत देख लेता है। इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे अपने आईडी कार्ड्स दो, मुझे तुम्हारे लेवल्स और परफॉर्मेंस रेटिंग लॉक करनी है। हेलो, लॉक करने की कोई जल्दी नहीं है। हम पहले एक और डंजन में जाना चाहेंगे। कौन सा डंजन सोचा है तुमने? 5 स्टार? क्या? स्टाफ मेंबर लगभग अपनी सीट से उछल पड़ता है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि 5 स्टार डंजन का मतलब क्या होता है? वो बिगिनर जोन जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम 5 स्टार में मारे गए तो वापस नहीं आओगे और फिर लंबा थका देने वाला लेक्चर शुरू हो जाता है। चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। हम 5 स्टार डंजन में जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे लिए पेपर वर्क प्रोसेस कर दीजिए। ये देखकर कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं। स्टाफ मेंबर के पास लीरा से डेथ वेवर साइन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ठीक है, एक बार जब तुम इस वेवर पर साइन कर दोगी तो डंजन मैनेजमेंट ऑफिस तुम्हारे साथ होने वाली किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। वेवर साइन होने के बाद हम आराम से 5 स्टार डंजन द बोन वेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, दूर से एक भयानक चीख हवा को चीरते हुए आती है। बिना किसी चेतावनी के लेवल 25 के बोन हाउंड्स का एक झुंड उन पर नजर गड़ा लेता है और भयानक तरीके से चिल्लाते हुए हमला कर देता है। लीरा चिल्लाती है और अनजाने में अपना स्पिरिट बैरियर एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन ईथन ज्यादा तेज है। वो आराम से अपना एक हाथ उठाता है और कलाई घुमाता है। बोन हाउंड्स हमले के बीच में ही जम जाते हैं, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। एक पल बाद उनकी मजबूत हड्डियां राख जैसी और कमज़ोर हो जाती हैं और एक टूटते हुए शोर के साथ वो सूखी हड्डियों के ढेर में बदल जाते हैं। किल कंफर्म्ड। लेवल 25 बोन हाउंड, 250 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लेरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। 5 लेवल का फर्क और फिर भी एक ही झटके में मार दिया। वो खुद को रोक नहीं पाती और शेयर्ड स्टाटस पैनल दोबारा देखती है और पाती है कि ईथन के स्टार्ट्स उसी लेवल के किसी भी आम कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर से कई गुना ज़्यादा हैं। जब वो अभी भी खुद से बड़बड़ा रही थी, मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूं और बोलता हूं, अभी भी बहुत धीरे है। ये छोटे मोटे दुश्मन मेहनत के लायक भी नहीं है। चलो सीधे डंजन बॉस के पास चलते हैं। इस बीच लीरा का बिगिनर डंजन में लेवल 1 से 20 तक रॉकेट की तरह बढ़ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की नज़र में आ चुका था। वापस डंजन मॉनिटरिंग रूम में वही जिसने लेरा का रजिस्ट्रेशन किया था, अब एक स्पेशल डिस्प्ले स्क्रीन को घूर रहा था, जिसमें डंजन का एक सिंप्लीफाइड रियल टाइम मैप दिख रहा था। G0 नाम का मार्कर साफ तौर पर अपडेटेड लेवल 25 दिखा रहा था। पलक झपकते ही G0 के आसपास के हर मॉन्स्टर का मार्कर कांटेक्ट में आते ही गायब हो जाता है और वो डॉट बॉस जोन की तरफ हैरान कर देने वाली तेजी से बढ़ रहा था। वापस 5 स्टार डंजन के अंदर जैसे जैसे लेरा और मैं आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आने वाले मॉन्स्टर्स धीरे धीरे और शक्तिशाली होते जाते हैं। फिर भी चाहे कुछ भी हो, हमारे रास्ते में आए हर एक मेरी टेम्परल पावर के सामने कागज की तरह बिखर जाता है। टेम्परल एक्सेलरेशन। एक बोन वॉरियर से 500 साल छीन लिए जाते हैं और वो उसी जगह धूल में बदल जाता है। टेम्परल रिवाइंड। एक रेत को उसके भ्रूणावस्था में वापस भेज दिया जाता है। मुश्किल से बना भूत आकर लेने से पहले ही घुल जाता है। लोकलाइज्ड टेम्परल स्टेसिस। उड़ते हुए गार्गोइल्स का पूरा झुंड हवा में ही जम जाता है और लेरा उन्हें टारगेट प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करती है। एक एक करके उन्हें तोड़ती जाती है। लेरा का एक्सपीरियंस बार लगातार बढ़ता है और उसका लेवल आराम से 25 के पार चला जाता है। फिर लेरा अचानक से चिंतित हो जाती है। मुझे लगता है सोल पैक्ट के जरिए कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसे पीछे से कहीं से देखे जाने का एक हल्का सा एहसास होता है। मैं बिल्कुल बेपरवाह रहता हूँ। क्या उन्हें मारने से हमें कोई एक्सपीरियंस मिलेगा? लेरा का गला लगभग सूख जाता है। डंजन के अंदर दूसरे प्लेयर्स पर हमला करना एक गंभीर जुर्म है। अथॉरिटीज़ तुम्हें ढूंढ निकाल कर सजा देंगी। ठीक है, फिर भूल जाओ, बॉस पहले आता है। चलो चलते हैं, इससे पहले कि कोई और वहां पहुंच जाए। मेरा दिमाग घूमता है और एनर्जी की एक अदृश्य शक्ति हम दोनों को लपेट लेती है। हमारी अपनी स्पेशल मूवमेंट स्पीड पर टेम्पोरल एक्सेलरेशन लागू होता है। हमारे फिगर्स तुरंत धुंधले हो जाते हैं और फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। कुछ ही समय में लहरा और मैं फाइनल जोन में पहुंच जाते हैं और हमारे सामने का इलाका खुल जाता है। मैदान के बीच में एक हड्डियों का सिंहासन है, जिसे एकदम घोंट देने वाला दबाव निकल रहा है। उस पर एक विशाल साया पल भर के लिए दिखता और गायब हो जाता है। ये डंजन का मालिक है, एक लेवल 50 ग्रेड ए ब्लड लाइन बॉस, द बोन सॉवरिन। लेकिन मैदान बिल्कुल भी शांत नहीं है। कई टीम्स पहले से ही सिंहासन के पास जमा है।
उन सब में से निकलती ऑरा लेवल 30 या उससे ज़्यादा से शुरू होती है। सबसे आगे वाली टीम पूरी तरह से लेवल 35 और उससे ऊपर वालों से बनी है, जिसे रेक्स वैलर नाम का एक आदमी लीड कर रहा है, जो रेडिएंट एकेडमी में अपने तीसरे साल के टॉप स्टूडेंट्स में से एक है। उसकी अपनी ऑरा लेवल 38 पर है, जो मैदान में सबसे शक्तिशाली है। ठीक तभी लैंस क्रॉफ्ट अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। ये वही ग्रुप है जो पहले लीरा का पीछा कर रहा था, और उनकी नज़र उस पर और उसके कॉन्टैक्टेड क्रीचर पर कुछ समय से थी। जैसे ही लैंस हालत को समझता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। डैम इट, इनके यहाँ होने से फर्स्ट किल तो लगभग हाथ से गया। जैसे ही निराशा उसे खाई जा रही थी, उसकी नज़र कोने में लीरा और ईथन पर पड़ती है, जो ज़्यादा दूर नहीं खड़े थे। उसके अंदर तुरंत लालच भर जाता है। अगर बॉस हाथ से गया तो मैं उस मामूली सी लड़की और उसके क्रीचर को ही ले लूंगा। आखिरकार ये ट्रिप बेकार नहीं जाएगा। इस बीच वापस डंजन प्लाजा के सेंट्रल हॉल में सेलीन मिस्ट एक 3 स्टार डंजन पोर्टल से बाहर निकलती है। मेन डिस्प्ले पर लीडर बोर्ड अपना अगला रिफ्रेश साइकिल शुरू करता है। सभी पूरी तरह से सेलीन मिस्ट को टॉप पर देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे स्थान का नाम रोशन होता है तो पूरा हॉल सुन पड़ जाता है। फिर वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। सेलीन वहां ऐसे खड़ी थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ये कैसे हो सकता है? लेरा का मजाक उड़ाने की उसकी अपनी याद वापस आ जाती है, और अब उसे मुंह पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा था। इसी पल वो 2 इम्पॉर्टेंट लोग जिनका जिक्र पहले हुआ था वो भी हॉल में पहुंच जाते हैं। वो खासतौर पर लीरा को देखने आए थे, लेकिन स्टाफ से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि लीरा और उसका कंट्रैक्टेड क्रीचर पहले ही एक 5 स्टार डंजन में जा चुके हैं, और जब तक बॉस हार नहीं जाता या डंजन रीसेट नहीं हो जाता, कोई और अंदर नहीं जा सकता। दोनों के चेहरे पर चिंता आ जाती है। अगर वहां कुछ गलत हो गया तो ये बहुत गंभीर समस्या होगी। वापस 5 स्टार डंजन के अंदर शोर से भरा मैदान मौत जैसी शांति में बदल जाता है जब बोन सॉवरन जाग उठता है। आगे बढ़ो। एक ही पल में हर टीम लगभग एक साथ आगे बढ़ती है। सीधे अपने सिंहासन पर बैठे बोन सॉवरन पर हमला करती है। अलग अलग रंगों की एबिलिटीज का एक झोंका बोन सॉवरन के विशाल शरीर पर फट जाता है। फिर भी चारों तरफ से आते हमलों के तूफान का सामना करते हुए बोन सॉवरन एक हल्की गरजती हुई आवाज निकालता है, और उसके चारों तरफ धीरे धीरे एक अनडेड शील्ड बन जाती है, जो ज्यादातर हमलों को रोक देती है। सिर्फ रेक्स वैलर का भारी ग्रेट स्वॉर्ड का वार ही नहीं लग पाता है। उसका डिफेंस बहुत ज्यादा है। सभी लोग अपने हमले एक ही जगह पर फोकस करो। लेकिन ठीक उसी पल कुछ बदल जाता है। एक ऐसी दहाड़ जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी बोन सॉवरन की खोपड़ी के अंदर से निकलती है, जिसमें एक भयानक ड्रैकोनिक दबाव था जो एक पल में पूरे मैदान में फैल जाता है। फिर बोन सॉवरन के शरीर के अंदर से एनर्जी का एक बड़ा झोंका फट जाता है, और कुछ ही सेकंड्स में वो एक विशाल और भयानक ड्रैगन में बदल जाता है। वार्निंग, बोन सॉवरन ने एक पुरानी ड्रैगन ब्लडलाइन एक्टिवेट कर ली है। लेवल बढ़कर 55 हो गया। सभी स्टैट्स काफी बढ़ गए हैं। डंजन की डिफिकल्टी रेटिंग 6 स्टार तक बढ़ गई है। आगे हमला करने वाले स्टूडेंट्स में से एक म्यूटेटेड बोन सॉवरन को एक नजर देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मजाक कर रहे हो क्या? एक 5 स्टार डंजन इस तरह से म्यूटेट कैसे हो सकता है? भागो! घबराहट एक महामारी की तरह फैल जाती है। पूरी तरह से म्यूटेटेड बोन सॉवरन तुरंत रेक्स वैलर की टीम पर निशाना साध लेता है। वो लोग जो इसे सबसे ज्यादा मार रहे थे। वो अपना एक विशाल हड्डियों का पंजा उठाता है और उसे नीचे मारता है। ड्रैगन का दबाव एक ऐसी लहर की तरह नीचे आता है जो रूह को हिला दे। रेक्स की आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। वो अपनी सारी शक्ति अपनी ग्रेट स्वॉर्ड में डालता है और उसे अपने सामने रखता है, फुल डिफेंस चलाते हुए। उसके टीममेट्स भी वैसा ही करते हैं। उनकी डिफेंसिव एबिलिटीज एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन वो विशाल हड्डियों का पंजा हर एक डिफेंस को बुलबुले फोड़ने की तरह चीर देता है। ग्रेट स्वॉर्ड असहनीय बल के नीचे चीखती है और रेक्स बालर के मुंह से खून निकलता है। उसका शेर पीछे की तरफ फेंका जाता है और दूर जमीन से जोर से टकराता है। उसके पीछे उसके टीममेट्स को चीखने का मौका तक नहीं मिलता। वो उस विनाशकारी हमले के नीचे लाल धुंध में बदल जाते हैं। हवा में खून की तेज गंध भर जाती है और हर तरफ से चीखें गूंजती हैं। फिर भी लैंस क्रॉफ्ट इस क्रूर दृश्य को एक सुरक्षित दूरी से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय एक अजीब खुशी उसके चेहरे पर फैल जाती है। उसकी आंखें अफरा तफरी को चीरती हुई भूख से लेरा पर टिक जाती हैं, जो कि बाकी सब की तरह ही पीली पड़ गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम बॉस से चूक जाते हैं। एक बार जब वहां चीजें थोड़ी और बिगड़ जाती हैं, हम अपनी चाल चलेंगे। इस बीच
लीरा ने अभी अभी रेक्स वैलर की पूरी टीम को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा था और इस भयानक डर से उसके लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वो अनजाने में ईथन की तरफ मुड़ती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ईथन प्लीज़, हमें यहाँ से जाना होगा। ये हमारी काबिलियत से बहुत बाहर है। वो हमें मार देगा। वो साफ देख सकती थी म्यूटेटेड बोन सॉवरेन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उनका लेवल ऐसी चीज के सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन ईथन, जो उसके ठीक पास खड़ा था, इस भयानक दृश्य को बिना किसी डर के देखता है और मुस्कुराता है। उसकी गहरी आंखें एक ऐसे उत्साह से चमक उठती हैं जो उसने उसमें पहले कभी नहीं देखा था। एक ड्रैगन ब्लड लाइन। अब ये दिलचस्प है। इसे मारने से एक्सपीरियंस आसमान छू जाएगा। मेरी आवाज़ उत्साह से चल रही थी। तुम क्या सोच रहे हो? लीरा के दिमाग में हर खतरे की घंटी एक साथ बज रही थी। मैं क्या सोच रहा हूं? एक लापरवाह मुस्कान मेरे होठों के कोने पर आ जाती है। मैं एक ड्रैगन के साथ खेलने जा रहा हूं। फिर समय और स्पेस के मूल स्रोत से निकली एक विशाल गहरी लाल एनर्जी ईथन के अंदर से फट जाती है। जैसे ही एक पुरानी घड़ी की गहरी आवाज़ पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती है, ईथन के हाथ में न जाने कहां से एक गहरे सुनहरे रंग का ड्राइव यूनिट आ जाता है और वो उसे ठीक से अपनी कमर पर लगा लेता है। डस्क सॉवरेन धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाता है और एक गहरे सुनहरे रंग की घड़ी धीरे धीरे सामने आती है। वो घड़ी पर लगा बटन दबाता है। जैसे ही घड़ी की गूंजती हुई आवाज आती है, डस्क सॉवरेन से एक गहरी लाल एनर्जी का तूफान आसमान की तरफ उठता है। अनागिनत विशाल भूत जैसी घड़ियां तूफान में दिखती और गायब होती हैं। हवा को समय और स्पेस की कान फाड़ देने वाली दहाड़ से भर देती हैं। फिर 20 नाइट्स के भूत रूप तूफान में चमकते हैं, रोशनी की धाराओं में घुल जाते हैं जो कवच में मिल जाती हैं, शक्ति और अधिकार की परत दर परत जोड़ते हुए। फिर एक टेम्पोरल दबाव जो सबसे ऊपर है गरजती हुई शक्ति से बाहर निकलता है और सीधे ड्रैगन के चमकते सुनहरे ऑरा डोमेन से टकराता है। अगले ही पल डस्क सॉवरेन सीधे बॉस के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। देखने वाला हर कोई मानता है कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। लैंसक्रॉफ्ट एक सुरक्षित दूरी से देखते हुए नाक से आवाज निकालता है, लापरवाह बेवकूफ, एक बार जब वो चीज उसे मारकर गिरा देगी तो मेरी मेहनत बच जाएगी। लेकिन इस पल लीरा को सोल पैक्ट के जरिए कुछ महसूस होता है, एक अटल संकल्प। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। अगर यही रास्ता तुमने चुना है तो मैं तुम्हारे साथ इसका सामना करूंगी। और वो रोशनी की एक किरण की तरह आगे बढ़ती है, सीधे ईथन की तरफ। हो ही नहीं सकता। वो सच में इतने सारे हैरान और अविश्वास भरी नजरों के नीचे आगे बढ़ गए। जैसे ही बोन सॉवरेन का विशाल पंजा नीचे आता है, डस्क सॉवरेन ना तो बचता है ना हिलता है। वो पूरी शांति से अपना एक कवच वाला हाथ उठाता है। टेम्पोरल स्टेसिस, समय और स्पेस की एक अदृश्य शक्ति सभी दिशाओं में फट जाती है और वो विशाल पंजा जो पहाड़ों को कुचल सकता है, हवा में पूरी तरह जमने से पहले काफी धीमा हो जाता है। हो ही नहीं सकता। उसने बॉस के हमले को एकदम रोक दिया। मैदान में मौजूद हर आंख बड़ी हो जाती है। डस्क सॉवरेन की आवाज सोल पैट के जरिए आती है। लीरा उनके ऊपर टंगे विनाश के उस जमे हुए पंजे को देखती है और तुरंत अपने दोनों हाथ उठाती है। बिना कुछ बचाए अपनी सारी स्पिरिट पावर लगा देती है। जो शील्ड आमतौर पर 10 सेकंड के कूलडाउन पर रहता है, वो तुरंत रीसेट हो जाता है जब सॉवरेन टेम्पोरल एक्सेलरेशन लगाता है और लीरा को महसूस होता है कि स्किल पलक झपकते ही तैयार हो गई है। स्पिरिट बैरियर। वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाती। लगभग पागलों की तरह अपने और डस्क सॉवरेन के ऊपर स्पिरिट बैरियर्स की परत दर परत लगाती जाती है। बोन सॉवरेन उन कीड़ों पर गुस्सा है जिन्होंने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत की। एक ही पल में उसका दूसरा पंजा हवा को चीरता हुआ एक घुमावदार हमला करता है, जबकि उसके विशाल जबड़े खुलते हैं, हर चीज को नष्ट करने वाली एक भयानक शक्ति इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन मेरा फिगर टेम्परल एक्सेलरेशन के नीचे एक भूत की तरह झिलमिलाता है। उस घातक वार से आराम से बच जाता है। रही बात उन जब्दों में बन रही चीज की, मैं बस एक उंगली उठाता हूं और जमा हो रही एनर्जी की तरफ इशारा करता हूं। टेम्परल बैकफ्लो। पूरा बिल्डअप उलट जाता है और बस एक पल के लिए वो भयानक ड्रैगन ब्रेथ लड़खड़ा जाता है, जैसे उसका चाजब जबरदस्ती काट दिया गया हो। ये देखकर लैंसक्रॉफ्ट के चेहरे से मजाक का हर निशान गायब हो जाता है। उसकी जगह गहरे साफ दिखने वाले झटके और डर ने ले ली, सबकी जमी हुई हैरान नजरों के बीच। डस्क सॉवरेन के आसपास का इलाका धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल जाता है, जबकि उसकी पीठ पर अनगिनत भूत जैसी घड़ियां आ जाती हैं, हवा को दिल दहला देने वाली गूंज से भर देती हैं। गुस्से में भरा बोन सॉवरेन भी अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे को महसूस करने लगता है।
डस्क सॉवरेन धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाता है और फिर उसे अपनी कमर पर लगे ड्राइव यूनिट पर जोर से मारता है। जैसे ही उस आखिरी फैसले की आवाज गूंजती है, डस्क सॉवरेन ऊंची छलांग लगाकर आसमान में चला जाता है। बादल धीरे धीरे हट जाते हैं और एक विशाल भूत जैसा गियर सामने आ जाता है। आसमान में सभी जितनी तेजी से हो सके पीछे हटने लगते हैं, उस विनाशकारी झटके की चपेट में ना आने के लिए बेचैन। लेरा अपना सिर पीछे झुकाकर आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पूरा आश्चर्य भरा था। वो ईथन का स्टेटस पैनल खोलती है और देखती है कि उसके अल्टीमेट रिलीज के दौरान हर एक स्टैट 10 गुना बढ़ गया है। इस पल बोन सॉवरेन को महसूस होता है कि ये सच में अंत है और वो पूरी ताकत से एक भयानक दहाड़ मारता है। उसका हर ड्रैकोनिक स्केल एक साथ जल उठता है जब उसका कोर जलने लगता है और एक विनाशकाली डेथ पहले ईथन की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर कुछ हैरान कर देने वाला होता है। जैसे ही डेथ ब्रेथ ईथन के पास पहुंचती है, वो साफ तौर पर दिशा बदलती है और पूरी तरह से वापस बोन सॉवरेन के मुंह में चली जाती है। अनगिनत डर से भरी नज़रों के बीच डस्क सॉवरेन धीरे से अपना दाहिना पैर उठाता है। उसके चारों तरफ गहरी लाल एनर्जी इकट्ठा होकर एक बड़ा घूमता हुआ वॉर्टेक्स बनाती है। वॉर्टेक्स के कोर के अंदर 20 नाइट्स के भूत रूप आकर लेते हैं और एक ही पल में सभी 20 पूरी तरह से डस्क सॉवरेन में मिल जाते हैं। अगले ही पल एक शक्ति जो पूरे अंत का बोझ उठाए हुए थी, बोन सॉवरेन की तरफ बढ़ती है। एक गहरी लाल किरण आसमान को चीरती है, पूरी सटीकता के साथ बोन सॉवरेन के शरीर को भेदती हुई, और अल्टीमेट रिलीज की विनाशकारी शक्ति के नीचे बोन सॉवरेन का पूरा शरीर अनगिनत कणों में घुल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। आसमान में विशाल भूत जैसा गियर धीरे धीरे गायब हो जाता है और पूरा मैदान शांत हो जाता है। डंजन के अंदर बचे हुए मॉन्स्टर के अस्तित्व टाइमलाइन पर टेम्पोरल एक्सेलरेशन लगाया जाता है। उसके तुरंत बाद लेवल अप की घंटियां बजने लगती हैं। लगातार तब तक बजती रहती हैं जब तक लेवल आखिर में 40 पर नहीं रुक जाता, जहां पहले बोन सॉवरेन खड़ा था। कई पुरानी चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। 10,000 साल पुराने ड्रैगन लॉर्ड का कोर मिला, क्रोनो ड्रैगन मिरर मिला, पुरानी ड्रैगन बोन ग्रीव्स मिली। उसी समय शुद्ध प्राचीन गहरे सुनहरे रंग का ड्रैगन एसेंस अपने आप सीधे ईथन के शरीर में बहता है, 10,000 साल पुराने ड्रैगन ब्लड लाइन एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए। डस्क सॉवरेन ब्लड लाइन फ्यूजन जारी है। टेम्पोरल लॉ की पूर्णता 18% तक बढ़ गई है। नई एबिलिटी अनलॉक हुई, क्रोनो ड्रैगन्स ब्रेथ। सभी स्टैट्स स्थायी रूप से 30% बढ़ गए। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, 5 स्टार डंजन बॉस के लायक है। एक ही बार में इतने सारे लेवल्स पार कर लिए। इस पल आसपास सबकी आंखें तेज भूख से जल रही थीं। सब लोग जमीन पर पड़े खजानों को घूर रहे थे। अनगिनत नजरों में लालच की आग झिलमिला रही थी। लेकिन जैसे ही वो पास खड़े ईथन को देखते हैं, वो सारी आग बुझ जाती है। रुको, और वहां लांस क्रॉफ्ट है, वो आदमी जो कुछ पल पहले डर से लगभग बेहोश हो गया था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। लीरा, तुम इसे सोलो किल नहीं गिन सकती। तुम्हारे आने से पहले मेरी टीम ने इस चीज से कड़ी लड़ाई की थी और हमने इसके लिए एक असली कीमत चुकाई है। तो इस लूट का बंटवारा दोनों पार्टीज के बीच में होना चाहिए। हम सिर्फ वही लेंगे जो हमारा है। ये बिल्कुल सही है ना? वो लीरा की झगड़े से बचने वाली प्रकृति का फायदा उठा रहा था, उसे तर्क और न्याय की भाषा में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लहरा कुछ कह पाती, उससे पहले ही एक ठंडी आवाज हवा को चीर देती है। मैंने कब कहा कि तुम किसी चीज को छू सकते हो? उस एक चेतावनी में मौत की धमकी थी, जो लैंस की टीम के हर मेंबर की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा देती है। लेकिन खजाना इतना पास था कि वो लगभग उसे छू सकते थे। लालच डर पर हावी हो जाता है। हमें डराने की कोशिश मत करो, हमने इसके लिए खून बहाया है। अपना हिस्सा लेना बिल्कुल सही है। तुम सच में ऐसे खुले में हमला नहीं करोगे, है ना? सेव, जाकर वो क्रिस्टल ले आओ। सेव आदेश सुनता है और भले ही उसके चेहरे पर हल्की सी अनिच्छा दिखती है, लालच हावी हो जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, सीधे चमकते हुए क्रोनो ड्रैगन मिरर की तरफ। ना उम्मीद शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि डस्क सॉवरेन अपना दाहिना हाथ उठाता है। उंगलियां सेव के हमले की दिशा में एक टाइट मुट्ठी में बंद हो जाती हैं। एक हल्की भारी आवाज बाहर की तरफ फैलती है और लेवल 35 का असासिन हमले के बीच में ही जम जाता है। उसका शरीर जकड़ जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो।
अगले ही पल उसका शरीर टूटकर पूरी तरह से घुल जाता है। एक और वन शॉट किल। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? फिर भी लैंसक्रॉफ्ट इस दृश्य को देखते हुए जरा भी डर नहीं दिखाता। इसके बजाय एक बेहद पागलपन उसके चेहरे पर फैल जाता है। वो डस्क सॉवरेन और लीरा की तरफ उंगली उठाता है। सबने देखा कि उसने अभी अभी डंजन के अंदर किसी को मारा है, उसी एकेडमी का एक साथी स्टूडेंट। सबूत यही है। लीरा, तुम दोनों खत्म हो। वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ घूमता है समर्थन मांगने के लिए। बहुत शोर हो गया। 2 बर्फ जैसे ठंडे शब्दों ने लैंस का परफॉर्मेंस खत्म कर दिया। डस्क सॉवरेन की गहरी लाल आंखें बिना किसी भाव के लैंस की टीम पर घूमती हैं। टेम्पोरल डिके। जैसे ही ये फैसला गूंजता है, लैंस की टीम के हर मेंबर के चेहरे जगह पर जम जाते हैं और फिर उनकी त्वचा एक दिखने वाली भयानक दर से सूखने और सिकुड़ने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं और टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगती है। एक सांस से भी कम समय में जहां वो खड़े थे वहां सिर्फ 3 सूखे हुए ढेर बचे थे। एक हल्की हवा गुजरती है और वो हल्की भूरी राख में बदल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब जाकर आसपास के स्टूडेंट्स होश में आते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्टर अब ज़रूर मुसीबत में है। हर कोने से खुसर फुसर होने लगती है। लैरा उन सभी अजीब नज़रों और खुसर फुसर को महसूस करती है और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। मैं उसकी बेचैनी को देखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। घबराओ मत और इस सब की जिम्मेदारी मत लो। हमने जो वैल्यू और पोटेंशियल अभी दिखाया है, उससे अथॉरिटीज़ हम में बहुत दिलचस्पी लेंगी। याद रखो, जब तुम काफ़ी शक्तिशाली हो तो तुम नियम नहीं मानते, तुम नियम हो। ये शब्द लेरा के अंदर के डर और चिंता के हर निशान को एक पल में मिटा देते हैं। वो अनजाने में अपना स्टेटस पैनल खोलती है और जैसे ही वो अपना लेवल और नए अनलॉक किए गए स्किल्स देखती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तुम सही कह रहे हो। इस पल हवा में कई तेज सोनिक बूम्स आते हैं और एक सख्त अधिकार और मौत की धमकी की ऑरा तुरंत पूरे मैदान को ढक लेती है। एक 4 आदमियों की इन्फोर्समेंट स्क्वाड सभी लेवल 45 से ऊपर ठीक मैदान के बीच में प्रकट होती है। सबसे आगे इन्फोर्समेंट कैप्टन की नज़र तेज थी, जो मैदान के 2 सबसे अलग दिखने वाले लोगों पर टिकी थी। वो तुरंत चिल्लाता है, जिसने भी अभी अभी हत्याएं की हैं, तुरंत आगे आओ। उसके टीम मेंबर्स में से एक तेजी से आगे बढ़ता है और धीरे से एक रिपोर्ट देता है। कैप्टन, रेक्स वैलर का लाइफ मॉनिटरिंग सिग्नल पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। उन शब्दों पर इन्फोर्समेंट कैप्टन गैरेट हेल की आंखों में एक पल के लिए सच्चा दुख चमकता है। रेक्स वैलर रेडिएंट एकेडमी के सबसे ध्यान से पाले गए टैलेंट्स में से एक था। किसी को उसकी मौत का जवाब देना होगा। फिर वो अपनी नज़र ईथन और लीरा पर टिकाता है। रही बात लैंसक्रॉफ्ट की टीम की, भले ही वो गलत थे, उन्हें मारने का हक तुम्हारा नहीं था। बॉस से जो कुछ भी मिला है अभी के अभी दे दो और मेरे साथ ट्राइब्यूनल हॉल में पूछताछ के लिए चलो, या फिर ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। उसकी आवाज़ में लालच बिल्कुल साफ था। इस पल स्टूडेंट्स में से एक खुद को रोक नहीं पाता। कैप्टन हेल, मैं गवाही दे सकता हूं, रेक्स वैलर को म्यूटेटेड बोन सॉवरेन ने मारा था। इन दोनों का उससे कोई लेना देना नहीं था। गैरेट हेल इस पर ध्यान ही नहीं देता। वो स्टूडेंट की बात पूरी तरह से काट देता है। फिर वो वापस मुड़ता है और उन दोनों को अपने आइटम्स देकर चुपचाप आने का आदेश देता है। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उससे एक हैरान कर देने वाली ऑरा निकलती है। लेवल 58। उसके 3 टीममेट्स एक साथ अपनी शक्ति छोड़ते हैं, एक जबरदस्त दबाव का कॉम्बैट फॉर्मेशन बनाते हैं, जो एक बार फिर उन दोनों पर हावी हो जाता है। फिर भी इस जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए डस्क सॉवरेन एक मसल भी नहीं हिलाता। ये देखकर गैरेट हेल की आंखों में ठंडी दुश्मनी चमकती है। आखिर तक जिद्दी, उसे पकड़ लो। एक ही पल में वो खुद हमले की शुरुआत करता है। उसका पूरा शरीर रोशनी की एक किरण बन जाता है। उसके हाथ में एक लाल आग का भाला बन जाता है, सीधे ईथन की छाती की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। बच के, लीरा चिल्लाती है। वो अनजाने में एक शील्ड लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस भयानक हमले के सामने ईथन पूरी शांति से अपना दाहिना हाथ उठाता है और उसे अपनी कमर पर लगे ड्राइव यूनिट पर मारता है। टेम्पोरल शैटर। गूंजती हुई आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती है। अगले ही सेकंड डस्क सॉवरेन को केंद्र बांधकर पूरे मैदान में समय का बहाव तेजी से बदल जाता है। गैरेट हेल का बिजली की तेजी वाला फिगर अचानक सबको ऐसे दिखने लगता है जैसे वो गाढ़े पानी में चल रहा हो
और उसके पीछे उसके टीममेट्स फॉर्मेशन के बीच में उससे भी धीरे चल रहे थे। ये क्या हो रहा है? गैरेट डर से समझता है कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा। डस्क। सॉवरेन शांति से गैरेट हेल के पास जाता है। गहरी लाल आंखें उसके डर से बिगड़े हुए चेहरे को बिना किसी भाव के देखती हैं। सॉवरेन स्टोहीन 20 भूत जैसे नाइट्स डस्क सॉवरेन के पीछे प्रकट होते हैं, जिससे एकदम घोट देने वाला दबाव निकलता है। फिर डस्क सॉवरेन आराम से अपना हाथ हिलाता है और पहले नाइट का भूत आगे बढ़ता है। एक मुक्का सीधे गैरेट हेल की छाती में मारता है। एक गंदी सी थुड़ के साथ गैरेट के मुंह से खून निकलता है। फिर भी पीछे फेंके जाने की गति भी बेहद धीरे मोशन में चलती है। फिर 20 में से हर एक नाइट अपनी बारी लेता है और गैरेट कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देखता रहता है, एक भी वार रोकने में असमर्थ। गैरेट दांत पीसते हुए चिल्लाता है। उसकी आंखों में विरोध चल रहा था, लेकिन डस्क सॉवरेन बिल्कुल भी नहीं हिलता जब तक कि आखिरी नाइट अपना फिनिशिंग स्ट्राइक नहीं मार देता, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट होता है जो सब कुछ खत्म कर देता है। जैसे ही सॉवरेन्स डोमेन हटता है, गैरेट हेल का शरीर जमी हुई शक्ति से नष्ट हो जाता है, हवा में भरने वाली लाल धुंध में बदल जाता है और गायब हो जाता है। पूरा मैदान मौत जैसी शांति में डूब जाता है, उस हैरान सांस रोक देने वाली शांति में। कई जबरदस्त आवाज़ बिना किसी चेतावनी के नीचे आती हैं। सबसे आगे एजर हेवन का मालिक खुद ज़ेफ़रेन था, जो अपने पर्सनल गार्ड के साथ ठीक समय पर पहुंचा था। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ईथन पर रुकती है। भौएं हल्की सी सिकुड़ती हैं, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वो अपने आसपास की तबाही और पास की डर से भरी इन्फोर्समेंट स्क्वाड को देखता है। फिर वो हल्का सा सिर हिलाता है। उसकी आवाज़ स्थिर थी। लगता है यहाँ काफ़ी कुछ हुआ है। वो साधारण सा नपा तुला लगता है पहले ही इशारा कर देता है कि उसने हालात को साफ समझ लिया है और उसके अंदर डस्क सॉवरेन ने जो शक्ति दिखाई है उसकी एक साफ पहचान है। फिर ज़ेफ़रेन इन्फोर्समेंट स्क्वाड पर एक बर्फ जैसी ठंडी नज़र डालता है। रेक्स वैलर का मामला मैं खुद जांच करूंगा। अगर वो सच में एक डंजन क्रीचर के हाथों मारा गया तो मैं रेडिएंट एकेडमी को पूरा हिसाब दूंगा, लेकिन अगर कोई इसका बहाना बनाकर मेरे शहर में मेरे संरक्षण में रहने वालों के खिलाफ कुछ करने का इरादा रखता है तो मुझसे कोई रहम की उम्मीद मत रखना। इन्फोर्समेंट स्क्वाड के मेंबर्स एक नज़र हालात पर डालते हैं और सफ़ेद रोशनी के एक झटके में गायब हो जाते हैं। फालतू लोगों के जाने के बाद ईथन अपने दिमाग को शांत करता है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। बिना एक पल सोचे वो अभी अभी मिले दोनों इनाम उठा लेता है। ईथन पुरानी ड्रैगन बोन ग्रीव्स पहनता है, फिर पारदर्शी क्रोनो ड्रैगन क्रिस्टल निकालता है। वो अपनी शक्ति लगाता है और उसे तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है और ईथन साफ महसूस कर सकता है उसके जीवन के मूल तत्व में कुछ बुनियादी बदलाव हो रहा है। जब एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है और ग्रीव्स पहन ली जाती हैं, ईथन के हर स्टैट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। एक बार जब ईथन सब कुछ पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है, ज़ेफ़रेन एक सम्मान भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ता है और सिटी लॉर्ड्स मैंशन में एल्डम वॉस से मिलने का न्योता देता है। दोनों बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लेते हैं। जल्द ही ज़ेफ़रेन के मार्गदर्शन में वो एक साधारण पुराने एहसास वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। कदमों की आवाज़ सुनकर वो धीरे से मुड़ता है। एक चेहरा दिखाई देता है जो जिंदगी भर की मुश्किलों से झुर्रियों भरा था। ये केन वॉस है, वो लेजेंड जिसे युद्ध का देवता के नाम से जाना जाता है। 2.5 घंटे तक चली बातचीत के बाद दोनों को आखिर में पता चलता है कि केन वॉस उन्हें 6 महीने बाद होने वाले फेट वॉर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन फेट वॉर के लिए स्लॉट्स ऐसे ही नहीं दिए जाते, उन्हें कमाना पड़ता है। जो केन वॉस दे सकता है वो है रिसोर्सेज और एक प्लेटफॉर्म जो उन्हें स्लॉट्स तक पहुंचा दे। सब कुछ सुनने के बाद ईथन हल्का सा सर हिलाता है। फिर ज़ेफ़रेन और लेरा दोनों की हैरान नज़रों के बीच वो एक ऐसा जवाब देता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमें इस बारे में सोचना होगा। ज़ेफ़रेन खुद को रोक नहीं पाता। सोचना होगा, ये देश के लिए सेवा करने का सबसे बड़ा सम्मान है और एल्डर बॉस जो रिसोर्सेज दे रहे हैं, केन बॉस उसे रोकने के लिए हाथ उठाता है। उसकी गहरी नपातुली नज़र ईथन पर टिकती है, जिसमें कोई दबाव नहीं था, सिर्फ समझ और धैर्य था। कोई बात नहीं, जब फैसले ऐसी चीज़ें शेप करने के लिए हों, किसी के भविष्य को आकार देने वाले हो, तो सावधानी ज़रूरी है। इन चीज़ों पर जोर नहीं दिया जा सकता।
मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा। इस आदमी के चरित्र की बात ही कुछ और है। वो और कुछ नहीं कहता। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। एक और बात, केन वॉस रुकता है, फिर आगे कहता है, जब तुम अवेकनिंग ट्रायल पूरा कर लोगे तो अबिसल कॉरिडोर नाम का एक बड़ा जॉइंट इंजन खुलेगा। ये एक आजमाइश का मैदान है जो खास तौर पर लेवल 100 से नीचे के सबसे प्रतिभाशाली टैलेंट्स के लिए बनाया गया है, और उसके अंदर मौके अनागिनत हैं। ईस्टर्न वॉर डिवीजन के पास सिर्फ 2 डायरेक्ट एंट्री स्लॉट्स हैं और मैं उनमें से एक तुम्हें पर्सनल तौर पर दे रहा हूं। चाहे तुम आखिर में देश के लिए लड़ने का फैसला करो या ना करो, वो स्लॉट तुम्हारा है। इसे इस देश के भविष्य के बीजों में एक छोटा सा निवेश समझो। लीरा चमकती, उत्साहित आंखों से ईथन की तरफ देखती है। ईथन का कदम बस एक पल के लिए लड़खड़ाता है। वो एक पल के लिए चुप रहता है, फिर बस 2 शब्द कहता है, धन्यवाद। उसके साथ वो बिना पीछे देखे बाहर चला जाता है। उन दोनों को जाते हुए देखकर जेफरीन काइन वॉस की तरफ लगभग ना छिपाए जा सकने वाली निराशा के साथ मुड़ता है। एल्डर वॉस, आप उसे इस तरह से इतनी छूट क्यों दे रहे हैं? वो लड़का बहुत ज़्यादा घमंडी है। फेट वॉर राष्ट्रीय महत्व का मामला है और वो कहता है कि उसे सोचना होगा। वो बस काइन वॉस एक हाथ उठाता है और उसे रोक देता है। उसकी आवाज़ में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैं अभी के लिए शहर में ही रुक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अभिसिल कॉरिडोर के लिए सब कुछ तैयार हो। जेफरीन तुरंत सीधा हो जाता है। समझ गया एल्डर वॉस। वो समझता है। एल्डर वॉस खुद चीज़ों की देखभाल करने का इरादा रखते हैं, उन 2 युवा लोगों के लिए रास्ता सुरक्षित करते हुए, और साथ ही ये एक शांत इंतज़ार और देखने का काम है। डस्क सॉवरेन की हिचकिचाहट के पीछे का बोझ उन सबके अनुमान से कहीं ज़्यादा था। कॉरिडोर में बाहर लीरा ईथन को पकड़ने के लिए जल्दी करती है और धीमी, थोड़ी शिकायत भरी आवाज़ में बोलती है, हमने हाँ क्यों नहीं कहा? फेट वॉर खतरनाक है ज़रूर, लेकिन ये देश के लिए है। ईथन धीमा नहीं होता। वो एक देश के संकट और उम्मीदों का बोझ हमारे कंधों पर डाल रहा है, फिर भी वो हमें बदले में एक निश्चित स्थान तक नहीं दे सकता। ये एक बराबर की साझेदारी नहीं है, ये एक हाई रिस्क निवेश है जहां सारा रिस्क हम उठा रहे हैं। हमने जो वैल्यू दिखाई है वो उससे कहीं ज़्यादा ईमानदारी और धैर्य के लायक है। वो अपना सिर हल्का सा घुमाता है। याद रखो, जब तक हमारे पास पूरी शक्ति नहीं है, हर वादा सिर्फ खाली शब्द हैं। दोनों चुपचाप चलते हैं जब तक वो डंजन प्लाजा के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच जाते, और जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, एक शख्स उनका रास्ता रोकता है। ये डोरियन क्रॉस है, वही जिसने पहले लीरा को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ईथन के देखने पर तुरंत पीछे हट गया था। अब वो ईथन के सामने एक झूठी मुस्कान के साथ खड़ा है। उसकी आवाज़ में चापलूसी टपक रही थी। डस्क सॉवरेन, प्लीज़, आपका एक पल चाहिए। मैं डोरियन क्रॉस हूँ, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? क्रॉस फैमिली बहुत चाहेगी कि। वो पूरा नहीं कर पाता। ईथन अपनी चाल तक नहीं रोकता। एक ही बर्फ जैसा ठंडा शब्द उसके होठों से निकलता है, जाओ। सिर्फ एक शब्द, फिर भी उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो रूह को जमा देती थी, सीधे डोरियन के सीने में लगती है। एक आदिम, अनजाना डर उसके गले को जकड़ लेता है, जिससे वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल पाता। वो जमकर खड़ा रहता है, बेबस होकर उन दोनों को अपने पास से सीधे गुजरते हुए देखता है, बिना एक दूसरी नज़र डाले। जब उनके फिगर्स गायब हो जाते हैं, तभी दम घोट देने वाला दबाव हटता है और डोरियन के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो कुछ बचा था वो बस उस कांपते हुए सुकून था जो कि भयानक चीज़ से बाल बाल बचने वाले के पास होता है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है और आसपास के लोगों की अजीब नज़रों से मिलता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। वो क्रॉस फैमिली का युवा मालिक। उसका कभी इस तरह से अपमान हुआ है? मैं यहां और अभी कसम खाता हूं, एक दिन मैं तुम दोनों को इसका हिसाब चुकवाऊंगा। डंजन डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद दोनों एक शांत सड़क पर चलते हैं। लेरा अभी भी आज जो कुछ भी हुआ है उससे उभरने की कोशिश कर रही थी। 6 स्टार डंजन को साफ करना, युद्ध के देवता से मिलना, उसकी भावनाएं एक ऐसे रोलर कोस्टर पर सवार थीं जो धीमा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पल लगभग शांत महसूस होता है, आगे थोड़ी दूर स्पेस में एक गहरी बैंगनी दरार फट जाती है और एक ऐसी ऑरा जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी, एक पल में बाहर आ जाती है। फिर एक फिगर कूदकर आता है। एक इंसान जैसा छिपकली का जीव धीरे धीरे आकर ले रहा था। उसकी आंखें तुरंत सड़क पर मौजूद 2 लोगों पर टिक जाती हैं। एक वॉइड क्रीचर। लेरा का चेहरा एक पल में पीला पड़ जाता है, जबकि वो अनजाने में ईथन के पीछे हट जाती है।
ये वॉइड क्रीचर बिल्कुल वैसा ही था जैसा लेरा ने पहले बताया था। एक दूसरे डायमेंशन से आया मॉन्स्टर और उसकी ऑरा पूरे लेवल 30 पर रजिस्टर हो रही थी। एक आम अवेकेंड इंसान के लिए ये एक बेहद गंभीर खतरा था। फिर भी ईथन का रिएक्शन इतना शांत था कि लगभग गुस्सा दिलाने वाला था। वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, वो बस इंतजार करता है और जैसे ही क्रीचर हमला करता है वो एक हाथ उठाता है और हवा में चुटकी बजाता है। लेवल 30 का वॉइड क्रीचर हवा में ही जम जाता है और फिर उसका विशाल शरीर दिखने लगता है कि सूख रहा है और खराब हो रहा है। आखिर में पूरी तरह से धूल में बदल जाता है। टेम्पोरल रीराइट टारगेट के अस्तित्व को 10,000 तेज कर दिया। अगले ही सेकंड एक्सपीरियंस की एक बड़ी बात आती है और एक्सपीरियंस बार को पूरा भर देती है। मात्रा हैरान कर देने वाली थी। बोन सॉवरेन से मिले एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा। एक ही पल में लेवल 40 से सीधे 47 तक पहुंच जाता है। ईथन भी खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाता। ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा क्यों मिला? वो थोड़ी जिज्ञासा से लेरा की तरफ देखता है। लेरा समझाती है, वॉइड क्रीचर्स ऐसे ही होते हैं। उनके मूल में वो केओस और विनाशकारी एनर्जी के शुद्ध कॉन्सेंट्रेशन है। उन्हें मारने से मिलने वाला एक्सपीरियंस नेटिव मॉन्स्टर्स या डंजन क्रीचर्स से कहीं ज्यादा होता है और उनके पास दूसरे डायमेंशन से दुर्लभ मटेरियल्स हो सकते हैं। इसीलिए ये जानते हुए भी कि वो कितने खतरनाक हैं, देश और बड़े गुट अभी भी नियंत्रित सीमाओं के भीतर उनका शिकार करने के लिए सेनाएं बनाते हैं। इन शब्दों पर ईथन की आंखों में एक जलती हुई रोशनी आ जाती है। ये वॉइड क्रीचर्स तो चलते फिरते एक्सपीरियंस पैकेजेस हैं, तो हम उन्हें और कहाँ ढूंढ सकते हैं? अगर वॉइड क्रीचर्स इंसानी शहर के अंदर कहीं भी आ सकते तो हम सब अब तक मर चुके होते। वो सिर्फ निश्चित स्पेशल रिफ्ट आउटब्रेक जोन्स में या दूसरे डायमेंशंस की एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में दिखाई देते हैं। शहरों में शक्तिशाली बैरियर फॉर्मेशंस और सुरक्षा बल होते हैं। आम परिस्थितियों में ये संभव ही नहीं है। शब्द अचानक रुक जाते हैं और उनके साथ उसका चेहरा भी बदल जाता है। ईथन इसे तुरंत पकड़ लेता है। तो एक लेवल 30 का वॉइड क्रीचर शहर के अंदर एक सड़क पर ना जाने कहाँ से आ गया, और वो भी ठीक उनके सामने। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ये वॉइड क्रीचर शहर के अंदर किसी ने पाल रखा था और वो अभी अभी छूट गया।